नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है, प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर करें क्योंकि ये आप ही का चैनल है, आवाम की आवाज़ है, इसी का नाम सिटीजन्स वॉइस शो है। आज के प्रोग्राम में हमारे गेस्ट गिरीश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है गिरीश जोशी जी आपका। धन्यवाद। ट्रंप के 25% टैरिफ इम्पोज करने के बाद एक नई चीज़ निकल कर आई जिसमें उन्होंने कहा कि रशियन तेल आयात पर वो पेनल्टी लगाएँगे। उसके बावजूद इंडिया की जो स्टेट रन कंपनीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उन्होंने थोड़ी-सी क्रूड ऑयल की परचेज़ को कम किया। हालाँकि रशियन क्रूड जो भारत में आता है करीब 1.9 मिलियन बैरल्स पर डे, उसमें 60% ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है। जो रोजनएफेट कंपनी जिसने 49% हिस्सेदारी अपनी रिलायंस पेट्रोलियम में ली हुई है, एक वो एसईजेड है, वो क्रूड ऑयल वहाँ जाता है और वहाँ से वो रिफाइन होके एक्सपोर्ट हो जाता है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन में जाए या और कंट्रीज में जाए। जो भारत की अपनी कंजम्पशन है, उसकी 60% हिस्सेदारी जो है स्टेट रन कंपनीज के पास है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, मंगलोर रिफाइनरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। वो लोग मात्र 40% रशियन ऑयल, क्रूड ऑयल खरीदते हैं और 60% उनका तेल जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत मिडिल ईस्ट और इराक और बाकी जगह से आता है। अब बात ये आ जाती है कि जब एक कंपनी ऑलरेडी रिलायंस पेट्रोलियम में 49% की हिस्सेदार है और वो कंपनी जो है वो अपनी ही कंपनी को रोजनएफेट जो से ज्यादा 99% तेल रशियन ऑयल जो है वहां से आता है, 70% इंपोर्ट जो है वो भारत ले रहा है। जून और जुलाई के महीने में देखें तो मात्र 10% या 12% जो है वो क्रूड ऑयल में इंपोर्ट की कमी रही है। वही 15% जो कम आया है क्रूड, वो अमेरिका के द्वारा पर्याप्त मात्रा में पूरा किया गया है। ये सारा तेल का खेल, इसके बारे में मैं आपसे समझना चाहता हूँ। रोजनएफ्ट एक कंपनी है जो रिलायंस पेट्रोलियम की पार्टनर है या उनकी हिस्सेदार है, और एक कंपनी अपनी ही यूनिट में तेल क्रूड ऑयल को एक्सकवेट करती है और दूसरी कंपनी में रिफाइन करती है। इसमें ट्रंप या ट्रंप के टैरिफ या ट्रंप की पेनल्टी किस तरीके से कारगर लागू होते हैं, या ये सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक फसाड है जो ट्रंप ने इकट्ठा किया हुआ है? आपसे समझना चाहता हूँ गिरीश जी। जी पूरा ये खेल ही अलग है। आप देखिए ये टैरिफ का तो ये जब से बोल रहा है लगा रहा हूं, नहीं लगा रहा हूं, फिर टाइम दे रहा है। इसका मोटा मोटा जो असेसमेंट लगा रहे हैं और कुछ एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं तो उनको बोलना एक ही है कि अभी ये इसका लास्ट टर्म है, अब इसको वापस आना नहीं है। इसके पास इसका जो बड़ा सबसे बड़ा धंधा है दैट इज क्रिएटिंग ऑफ ट्रंप टावर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो रॉयल्टी बैठ के खाना चाहता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट है 300 से 400 बिलियन डॉलर। आप एक देखिए कि यूएस का प्रेसिडेंट को अगर पैसा चाहिए तो कंपनियां उसको मिलने जाती हैं और वहां दे के आते हैं। ये भीख मंगे की तरफ पूरी दुनिया में घूम के आ गया है। इसने साउथ अरबों से पैसा लिया, इन्होंने कतर से पैसा लिया, कतर से खुशी खुशी हवाई जहाज भी ले लिया। वो क्यों दे रहे थे? उनको पता है कि अभी ये इसका जो पूरा काम करने का तरीका है वो सबको डरा डरा धमका के ये बिल्कुल एक अंडरवर्ल्ड डॉन जैसा काम कर रहा है कि पहले सबको डराओ धमकाओ और फिर उनसे निगोशिएट करो। अब इसको अमेरिका के लिए पैसा तो चाहिए नहीं, अमेरिका का जो होना था वो तो हो लिया। इसको फ्यूचर भी दिख रहा है कि तुम्हारे ट्रंप के, तुम्हारे बाइडेन के टाइम पे भी टैरिफ से धीरे धीरे मार्केट वर्ल्ड की शिफ्ट हो रही थी और सबने अपना अपना एक क्वार्टर ढूंढ लिया। अभी आप एस्टिमेशन देखिए तो हमारा क्या है, 17% हम लोग का धंधा यूएसए के साथ है। मैं आपको कुछ कंपैरेटिव फिगर्स दे दूं कि इसमें अगर ये कम भी हो जाता, आईटी सेक्टर आप छोड़ दो, तो आपके बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो हमारे इस पे डिपेंडेंट नहीं है। 17% ही आपका ये कतर यूएसए चला रहा है, बाकी आपके बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो आप समझ इसका शेयर कितना है यूएसए का। आप आईटी सेक्टर छोड़ दो तो 49% में से 17.9% यूएसए का स्टेक है हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग में, और ये जीडीपी का वर्ल्ड का हमारा 3% ही है, आप याद रखिए। वियतनाम का 10% है, जापान का 20% है। तो उन लोगों की इकोनॉमी एक्सपोर्ट अर्निंग के बेस पे, हमारा वो मजबूरी हमारी नहीं है। अब फिगर्स आप देखिए तो यूएई का हमारा 8.23, नीदरलैंड सबसे बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट ले रहा है 5.16, चाइना 3.85, सिंगापुर 3.35, यूके 3, सऊदी 2.6, जर्मनी 2.77 और इटली। ये सब मिलके देख लो तो इनका 70% का कोई वैल्यू नहीं, ये अमेरिका भी जानता है। अगर हमने घस के मना कर दिया, जो हमको उम्मीद थी कि शायद हम कर देंगे कि भाई जो तुमसे बन पड़ता है वो करो, लेकिन हम झुकते चले गए। अब इसका दो पॉलिटिकल गेम देखो। इसने एशिया के अंदर
जब देखा कि इंडिया का भरोसा नहीं है कि वो ब्रिक्स की तरफ जाएगा, मेरी तरफ आएगा, मेरी बात मानेगा, तो उसने धीरे से लेके पाकिस्तान को प्रमोट करना शुरू कर दिया ताकि उसको एक वहां पे सॉफ्ट स्पॉट रहे। अब ऐसा सॉफ्ट स्पॉट उसने अरबों के बीच में देखा कि इसराइल का जैसे ईरान ने खात्मा कर दिया है, तो इसने सीरिया के आतंकवादी को अपना दोस्त बना लिया, उसको पैसे दिए जिसपे उसने इनाम डिक्लेयर किया हुआ था। तो उसने और एक सॉफ्ट स्पॉट सीरिया में क्रिएट किया, क्योंकि जॉर्डन भी इंडिया की तरह भरोसेमंद नहीं था कि जॉर्डन किस तरफ जाएगा। टर्की का जैसे ही मुस्लिम कार्ड खेलने लगे तो टर्की ने अपना रवैया बदल दिया। तो इसने दो सॉफ्ट स्पॉट जो क्रिएट करे, अभी इसने एक झूठ बोला कि पाकिस्तान 2 साल के बाद शायद ऑयल इंडिया को दे रहा होगा। अब इसका मैं कहीं फैक्ट चेक कर रहा था, तो एक पाकिस्तान के ही बहुत सीनियर पेट्रोलियम साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर अमानुल्लाह खान, वो अमेरिका में ही रहते हैं 30 साल से, और ही इज द पायोनियर इन क्रिएटिंग रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। उन्होंने घस के ही मना कर दिया कि भाई पाकिस्तान कभी भी ऑयल सप्लाई नहीं कर पाएगा। उसका रीजन एक ही है कि एक तो आपके पास ऐसा कोई मेजर पोर्ट नहीं है जो अमेरिका की सुपर टैंकर्स वहां पे ला सके। आपकी जो रीच है वो ईस्ट में सिंगापुर है और लेफ्ट में यूएई है, वहां से ही आप तेल ला सकते हो। एक इनकी जो कंपनी है बाइको, वो उसका एक एसबीएम है, लेकिन उसकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है क्योंकि उसके पास टैंक्स नहीं है। अब थंब रूल ऐसा है कि अगर आपको रिफाइनरी नो प्रॉफिट नो लॉस तक भी चलानी है तो आपका 1 लाख बैरल पर डे जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा आपका ब्रेक इवन नहीं आएगा। अब उसकी जो कैपेसिटी तीनों की मिलकर 50,000 बैरल पर डे की है, तो वो कब अपना खुद का ही कंजम्पशन पूरा नहीं कर पा रहा है। और इसमें टेक्निकल उसने बहुत एक अच्छा मुद्दा दिया कि ऑल द क्रूड्स आर ऑफ नॉट द सेम ग्रेड। इसमें लाइट होता है, हैवी होता है, स्वीट होता है और सॉर होता है। अब उसका रिफाइनिंग प्रोसेस भी अलग अलग होता है। तो हमारी जो रिफाइनरीज हैं जामनगर की पर्टिकुलरली, दैट इज गुड टू रिफाइन ईरानियन ऑयल एंड रशियन ऑयल, तो हमारी मजबूरी है कि हम तो वहीं से लेंगे। आपकी दूसरी रिफाइनरीज जो है वो कैपेबल है कि थोड़ा बहुत में स्वीट और भी करे। अब बेस्ट ऑफ द ऑयल इफ यू सी, जिसको स्वीट ऑयल बोलते हैं, दैट इज आइदर अवेलेबल इन गल्फ कंट्रीज और विथ कनाडा और विथ ब्रूनी। अब वहां से लाना या लाना महंगा नहीं, क्योंकि उनका खुद का भी प्रोसेसिंग चलता है। तो पाकिस्तान से तो ये मतलब इसको झूठ बोलना और इसको एक हवा क्रिएट करना कि अभी ये पाकिस्तान को इतना ग्रेट बना देगा कि वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, उसको सब लोग डरने पड़ेंगे। लेकिन चाइना एंड रशिया नो द स्टोरी। तो आप देख लो कि वो सब पे सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है, लेकिन वो इनइफेक्टिव हो गया है, वो समझ रहा है। इनके पास दो सोर्सेज ऑफ इनकम जो सबसे बड़े थे, अफ्रीका इज गोइंग आउट ऑफ देयर हैंड्स, अफ्रीका के पास अब पैसा आ रहा है। तो आप इमेजिन करिए कि 38% मार्केट अफ्रीका का शिफ्ट हो चुका है। आज एक्सपोर्टिंग मार्केट एशिया या वर्ल्ड देखने जाएगा तो दैट इज अफ्रीका नाउ। अफ्रीका इज बिकमिंग अ वेरी बिग मार्केट, तो वो एक एक्सप्लोरेशन रह जाता है। तो अमेरिका से आप क्या करोगे? रशिया की गेम उसको समझ में आ गई। रशिया और भी 1 साल युद्ध चलाएगा, क्योंकि उसको एक ही काम करना है। उसको जिस पे नजर है ट्रंप की, रेयर अर्थ मटेरियल पे और नेचुरल रिसोर्सेज पे, वो तो रशिया ने खोद खोद के पीछे से ले गया, आगे वॉर करता रहा, पीछे से उसने मटेरियल उठा लिया है। तो नाउ यूक्रेन इज यूजलेस फॉर अमेरिका, तो वो भी कब तक उसको रखेगा। अब 8 तारीख को आपने पुतिन को धमकी दी है कि आप अगर यूक्रेन सीज फायर नहीं करोगे तो मैं आप पे सैंक्शन लगा दूंगा। तुम्हारे सैंक्शन लगाने जैसी कोई जगह रही नहीं है। तो वहां पे वो 8 तारीख को क्या करेगा? मतलब अभी भी वो धमकाने वाला एक साइकोलॉजिकल वो थ्रेट का परसेप्शन जो लेके आया है, वो अब बिल्कुल नल एंड वॉइड हो गया है। वो दुनिया भी समझ रही है। लेकिन इसका जो इरादा है कि इसको नौकरी छूट जाने के बाद पूरी दुनिया में 123 कंट्री में ट्रंप टावर बनाने, आप देखिए इंडिया को वो गालियां दे रहा है। तो तुम एक बात तो समझो कि गुड़गांव में जो तुमने ट्रंप टावर पहला बनाया, वो 125 करोड़ में तुमने जमीन खरीदी, और एक ही दिन में ट्रंप टावर वो सोल्ड वर्थ 3,250 करोड़। 150 करोड़ का 3,000 करोड़ तो सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है, और उसमें भी हमारे मुकेश जी उनके साथ लगे हुए हैं। तो ये तो है नहीं, तुम किसका धंधा डिस्टर्ब करोगे? तो तुम बकते रहोगे। और इसमें आप देखिएगा, अगर वो डिक्लेयर कर रहा है कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, तो तुम्हारे 18 ट्रिलियन की ब्लैक रॉक कंपनी इंडिया में क्या कर रही है? तुम्हारे 12 ट्रिलियन की ब्लैकस्टोन क्या कर रही है? तुम्हारा 11 ट्रिलियन का एलन मस्क क्या कर रहा है? तेरी पूरी जितनी डेप्थ है उतनी वर्थ की कंपनियां तो इंडिया में आकर धंधा ढूंढ रही हैं। तो अगर डेड इकोनॉमी है तो वो उनको वापस क्यों नहीं बुला लेता है? तो ये सारा एक हवा जो क्रिएट किया गया है, उसका अल्टीमेट एम इज कि उसको 300-400 करोड़ इकट्ठे कर लेने, उसके बाद रिटायर हो जाना है और फिर अपना ट्रंप टावर का धंधा चलाना है। यही उसको आता है और वही वो कर रहा है जी। तो आपने भी बात की, उसमें एक बात और जोड़ दूं, कतर में जो मीटिंग हुई थी जिसमें मुकेश अंबानी भी गए थे, कतर का क्या एब्सोल्यूट कंट्रोल है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज पर, खासकर साउथ एशियन कंट्रीज को लेकर? क्योंकि कतर की मीडिएशन के बाद ही रशियन
जो नायरा एनर्जी को तेल जा रहा है रोजनेफेट का, उसमें फिर ट्रंप ने कहा कि ठीक है मैं देखूंगा कि पेनल्टी लगानी कि नहीं लगानी। तो कतर से क्या ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी हो चुका है? मुकेश अंबानी की बिजनेस पे कोई खतरा नहीं है, उनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एसईजेड जो चल रहा है, 70% तेल वो रशियन क्रूड ऑयल ले रहा है, वो चलता रहेगा। और जो बाकी का 30% 35% तेल है जो रिफाइनरीज ले रही थी, उसमें उन्होंने कट ऑफ करके 23% मार्केट शेयर यूएस को दे ही दिया। इससे ज्यादा यूएस के पास तेल देने के लिए है ही नहीं। तो हमारी जो सो कॉल्ड स्टेट रन कंपनीज हैं, उनको तो वैसे ही खुडे लाइन लगा दिया जाता है। आपको याद होगा जो डिविडेंड्स भी इन स्टेट रन कंपनीज के थे, उनकी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कहां कहां डाइवर्ट की गई, उस पर भी थोड़ा सा आप बता दीजिए कि किस तरीके से उनके फंड्स को मिसमैनेज किया जाता है। देखो, एसईजेड का एक कॉन्सेप्ट मुकेश अंबानी ने बहुत पहले स्मार्ट मूव किया था। उसने एसईजेड का कॉन्सेप्ट लाया जिसमें इवन डब्ल्यूटीओ कैन नॉट स्टॉप, अगर आपकी रिस्ट्रिक्टेड आइटम भी है तो वो फ्री ट्रेड जोन में आ सकती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। ये वहां पे ज्यादा कंडीशन डालेंगे तो ये बोलेंगे कि भाई आप इंडिया में माल नहीं बेच सकते हो। लेकिन एसईजेड में कॉन्सेप्ट है कि उसने इंपोर्ट करा, रोजनेट से माल है, रोजनेट का ही जो सिस्टर कंसर्न है, आप प्रैक्टिकली माने तो वो नायरा को दे रहा है। तो रिलायंस रिफाइनरी तो जॉब वर्क कर रही है और उसने वो जॉब वर्क करके उसके कंपनी को माल दे दिया, दैट इज फर्दर एडवांस, जिसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, डीम्ड एक्सपोर्ट। तो वो हो गया है, उसमें आप टेक्निकली इसको रोक नहीं पाओगे। आपकी रिफाइनरी कैपेबल है, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, तो उसका वो कॉन्सेप्ट लीगली तो अमेरिका को रोकना है तो उसको डब्ल्यूटीओ में काफी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो सीधी सी बात है। बाकी जो गल्फ से हमारा ट्रेड चल रहा है और बाकी जो हमारी 10 रिफाइनरीज हैं, 11 टोटल में से रिलायंस को छोड़ दो तो 10 रिफाइनरियों में जो काम चल रहा है उसका गल्फ से ऑयल आ रहा है। दे आर ऑल्सो मेड टू रिफाइन द ऑयल विच इज कमिंग फ्रॉम गल्फ, कतर से भी आ रहा है। और उसी जगह पे आप देखो तो इनडायरेक्टली कतर हैज बिकम द गॉडफादर ऑफ द होल डिस्प्यूट्स इन बिटवीन। कतर की वो कैपेबिलिटी है क्योंकि 85% ऑफ द एलएनजी इज विद कतर वर्ल्ड का। रशिया आपको दे नहीं रहा है, यूरोप को आपको सरवाइव करना है, आपको सरवाइव करना है तो आपको ऑटोमेटिकली कतर से रिलेशन रखने पड़ेंगे। कतर वहां पे ईरान और कतर का रिलेशन मिलके आप देखिए कि जो इम्पॉसिबल टास्क था, सऊदी अरेबिया और ईरान का रिश्ता कतर ने, चाइना और कतर ने मिलकर सेटल करवा दिया, मतलब दैट देयर गोज अ पीस नाउ। तो वो एक डिस्प्यूट में आपका खत्म हो गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चक्कर में आप देखिए तो कल ईरान के जो प्रीमियर है वो गए हैं पाकिस्तान को मिलने के लिए। मतलब वो जो आप गेम सेट कर रहे थे कि बीच में एक ट्रबल शूट का पॉइंट बना दे, उसको शायद ईरान न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान को किसी भी वक्त ईरान से झगड़ा करना अब नहीं परवड़ सकता है। ही हैज प्रूव्ड, उसने अपना लोहा मनवा लिया कि मेरी कैपेसिटी क्या है। तो इवन सऊदी, तो अभी जो एक फलक्रम पॉइंट रहा है दैट इज कतर। कतर के पास गैस है, कतर के पास पैसा है, कतर के पास कैपेबिलिटी है, और कतर के साथ अगर सारा इस्लामिक स्टेट खड़ा हो जाता है, आप देखिए टर्की ने भी अपना रवैया धीरे से चेंज करके ही हैज कम टुवर्ड्स इस्लामिक स्टेट्स। तो अभी आपका समझिए ओआईसी टुगेदर हो रहा है, एशिया खंड साथ में हो रहा है, रशिया चाइना से कोई रिलेशन खराब करना नहीं चाहता, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी उन्होंने अपनी दिखा दी है। और अमेरिका और यूरोप को इतना ही समझना पड़ेगा कि जिस दिन अगर फाइनल स्टेज पे आ गए तो 140 करोड़ अफ्रीका के, 140 इंडिया के और 140 चाइना की, ये इकट्ठे हो गए तो आपकी 60% मार्केट ही पूरी शिफ्ट हो जाएगी कंज्यूमर की। तो आपको तो माल खरीदना है, देना नहीं है। और ये सब मिलकर अगर आपको माल देना बंद करें तो वेर यू विल बी। अभी आप वीजा बंद कर रहे हो, ये कर रहे हो जी। इसमें एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कतर की एक पाइपलाइन वाया इजिप्ट जॉर्डन आपकी वहां जानी थी, जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, खासकर नॉर्डिक कंट्रीज जहाँ पे गैस की रिक्वायरमेंट है, और वो गैसप्रॉम बैंक से पूरी हो रही थी, रशिया पे वो डिपेंडेंसी थी। रशिया ने कह दिया था कि मैं गैस पाइपलाइन काट दूंगा। तो ये जो सीरिया वाला जो अल जुलानी का जो टेक ओवर हुआ बशर अल असद पे, क्योंकि बशर अल असद ने कतर की लाइन जो है वो सीरिया से पास करने के लिए मना कर दिया था। तो ये जो अब बशर अल असद के बाद जो जुलानी आए हैं और एसडीएफ को लेकर फिर से वहां पे रेबेलियन शुरू हो गया है, तो क्या ये कतर द्वारा प्रेशर डाला जा रहा है अल जुलानी पर कि वो पाइपलाइन का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए, ताकि यूरोपियन यूनियन को जो एलएनजी एलपीजी है जो 90% रिक्वायरमेंट वो पूरी कर सकती है? तो क्या ये खेल सारा गैस का है, अल जुलानी वाला मामला जो कतर के साथ? पहले आप देखिए इसको बैरन ने शुरू किया था और तभी सीरिया रशिया के कंट्रोल में था, तो दे डिस्टर्ब दैट वे, क्योंकि आपका रेड सी से ऑलरेडी रशिया सप्लाई कर रहा था यूरोपियन यूनियन को। उसने उस लाइन को किसने काटा है वो भी अल्टीमेटली प्रूव हो गया कि वो कोई अमेरिकन कंपनी थी जिसने उनके पाइपलाइन बीच में समुद्र में जाके काटे।
तो ये जो कोशिश कर रहा था अमेरिका कि भाई पाइपलाइन रशिया की काट दो, तो इनका जो टिल्ट है वो अमेरिका की तरफ आएगा कि अभी तो हमारा माई बाप है वही बचाएगा। तो इसने बोल दिया कि अच्छा मैं सेटलमेंट करवा देता हूँ, बैरन वाली जो लाइन है उसमें हम ऐसा करते हैं, रेजिम ही बदल देते हैं ताकि सीरिया का लाइन चलेगा। अब इनको नहीं पता था कि जिलानी तुम्हारा वही बंदा है जिसको तुमने ओसामा बिन लादेन को लाए थे आपने कंट्रोल करने के लिए, उन्होंने आपके ट्विन टायर गिरा दिए और ये उसी डीएनए का बंदा है। अब वो धीरे से उसने अपना रुख चेंज कर लिया है। तो अमेरिका इज नाउ इनटू कैच 99 सिचुएशन, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए पहले मैं उसको गुड फ्रेंड गुड मैन बोल के कि भाई वो इजराइल को हेल्प करेगा और इजराइल को एक्सटेंशन करने देगा। आप देखिए तो वॉर स्टार्ट होते ही गोलन हाइट्स पे इजराइल ने ऑलरेडी अपनी वहां पे कैंपिंग शुरू कर दी थी कि ऐसा लगा कि अब ये सीरिया तो ऑब्जेक्शन लेगा नहीं, लेकिन उसका गोलन हाइट्स पे आके बैठ जाना विल बी रिस्की फॉर ऑल द कंट्रीज। तो सब लोगों ने मिलकर उसको बोला होगा कि अब निकाल दो। अब धीरे रह के उसने भी अपना रवैया बदल दिया, उसने पैसे जो थे वो ले लिए, वो प्रेसिडेंटशिप के लिए भी आ गया। अब हाउ मच इज रशिया बीन एबल टू अगेन मैनिपुलेट द थिंग्स और वापस असद आके यहाँ बैठेगा या रेजिम चेंज होके फिर रशिया टिल्टिंग आ जाएगा, क्योंकि अभी ओआईसी भी ज्वाइन करेगा इसको। So Syria is unstable right now, which will be decided कि अभी ये 25 तारीख तक अमेरिका क्या डिसाइड करता है। अगर अल्टीमेटली उसको पैसे मिल जाते हैं और वो बोल देता है कि ठीक है भाई ग्लोबल इकोनॉमी खत्म हो रही है तो मैं इस चक्कर में मैं सारा विड्रॉ करता हूँ, लेट एवरीबॉडी वर्क। आज जापान भी उससे नाराज हो गया है, क्योंकि जापान को तुम 0 ड्यूटी और 15 ड्यूटी की बात कर रहे हो और उसमें कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट कहीं पर भी नहीं है। तो तुम वर्बली रात को आके बोलते तो 25%, अच्छा ठीक है 15%, इतना ईजी नहीं है इन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये पूरा गलत काम कर रहा है। उसका नतीजा जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसको अपना 300-400 बिलियन डॉलर इकट्ठा करके चले जाना है और बाद में जो होगा वो आने वाला निपट लाएगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ अमेरिका राइट नाउ। तो इसमें कोई चीज बड़ा सीरियसली लेने की जरूरत भी नहीं, ये थोड़ा सा वो ट्रिब्यूलेंस है लाइक इन फ्लाइट, वो बाद में स्टेबल हो जाएगा जैसे सीधा, क्योंकि व्यापारी अपना अपना धंधा ढूंढ ही लेंगे। तो ये ना अपना ऑयल का रास्ता रोक पाएगा ना हमारे आर्म्स डील के रास्ते रोक पाएगा। हाँ, लेकिन अगर पॉलिटिकल गलतियां हम कुछ करते हैं, अभी आप देखिए ब्रिक्स इज ऑल्सो लिटरली गेटिंग स्ट्रॉन्ग। आपने वेनेजुएला को दबाया, वो भी बड़ा एक ऑयल वो आपको नहीं गांठ रहा है। ब्राजील को आपने एग्रीकल्चर में किया, नहीं होगा। हम लोगों को एग्रीकल्चर के दबा रहे हो, हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा पूरा बैकबोन ही एग्रीकल्चर है। तो अब कौन सा कंट्री रहा जो इसके साथ सेटलमेंट कर पाएगा? और शायद हमारी गवर्नमेंट को भी ये गलती समझ में आ रही कि नाउ वी हैव टू बेटर गो टू ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स आपको दादागिरी से नहीं, आपको धंधे से कैप्चर कर रहा है, तो आप उसके साथ धंधा करिए। आज ईरान वॉर में भी आप देख लो, जीपीएस पे जो डिपेंडेंस था पूरे वर्ल्ड का, वो बाइडू आने के बाद ईरान ने दिखा दिया, खत्म हो गया वो। रशिया ने आपके सारे मोबाइल सेक्टर्स बंद कर दिया, आपने डाउन लिंकिंग बंद कर दिया, वो भी बाइडू कल यूज करेगा। तो एशिया पूरा एक नए अरेंजमेंट्स पे आ रहा है। वॉर मटेरियल्स में आपकी मोनोपोली टूट गई, इकोनॉमिकल में टूट गई, और आपका अफ्रीका से जो इनकम सोर्स बंद हो गया है, दैट इज द बिगेस्ट हिट टू यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका। तो काफी समीकरण बदलते चले जा रहे हैं। इसमें हम लोग न्यूट्रल रहे, उसका टाइम अब आ गया कि वी हैव टू फाइनली डिसाइड एंड से ओके इनफ इज इनफ, और उसी रूट पे चलेंगे। तो नहीं तो शायद इंडिया का फ्यूचर खराब हो जाएगा। जी, इसमें आपने एक इम्पोर्टेंट बात जो टैरिफ की कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका के साथ 2024 में करीब 43 बिलियन डॉलर का था, एज पर IMF 11th लार्जेस्ट। मैं आपसे एक टिप्पणी लेना चाहता हूं आखिर में। 1991 में जब हमने इकोनॉमी को खोला, उस समय हमारी जो टैरिफ थे 1990 में वो करीब 79% थे, और फिर वो मनमोहन सरकार, पहले नरसिम्हा राव सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, 2 टर्म प्रधानमंत्री रहे। 12% टैरिफ जो है 2013 में यूएस का आ गया था, जो यहाँ से यूएस को इंपोर्ट आता था करीब 12% पे। कभी भी रिटेलिएटरी टैरिफ की कभी बात नहीं हुई। 2013 के बाद से 2024 तक जब मोदी सरकार का दूसरा टर्म आया, उसमें 16 से 17% एवरेज टैरिफ था, जिसकी वजह से ये ट्रेड इम्बैलेंस हुआ। 43 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस जो है वो इंडिया को मिला। क्या ये मान लेना चाहिए एग्रीकल्चर, डेयरी, ऑटोमोबाइल्स कंटिन्यू किए जा रहे हैं, प्रोटेक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ट्रेड मेजर्स WTO कंप्लायंट हैं? तीसरी बात, ये जो 12 और 17 का फर्क है करीब 5% का, क्या पहली टर्म में ट्रम्प के ये रिटेलिएटरी टैरिफ नहीं लगे थे? क्या वो किकबैक्स जा रहे थे? अब क्योंकि उसका जो एपेटाइट है वो बड़ा हो गया, इस वजह से ये टैरिफ वॉर जो है, और खासकर भारत को एम करना ये सोचकर कि मोदी कमजोर हैं, 240 MP हैं, आउटसाइड सपोर्ट है, तो क्या ट्रम्प अब लाल आंख दिखा रहे हैं? क्योंकि शी जिनपिंग तो दिखा चुके हैं, तो क्या ट्रम्प की लाल आंख भी जो है नरेंद्र मोदी पर है? आखिरी टिप्पणी। आपका जो रवैया था, बेसिकली ब्रिक्स के हम लोग फाउंडर मेंबर थे,
तो इसमें यू हैड नो अदर चॉइस। और आपने धीरे से रह के फिर आपके फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं कि भाई वी आर नॉट कमिटेड टुवर्ड डी-डॉलराइजेशन। तो आपको वो बोलने की जरूरत क्या थी? किसी ने आपसे वो सवाल नहीं पूछा था। तो आप अमेरिका को अच्छा लगने के लिए आपने एंटी चाइना एक स्टेटमेंट कर दिया या एंटी ब्रिक्स स्टेटमेंट कर दिया। वहां से आपकी तरफ का ओपिनियन बदलने लगा। उसका ओपिनियन बदलने के चक्कर में आपने देख लिया कि खुल के चाइना पाकिस्तान की फेवर में आ गया। तो ऑब्वियस है कि जब डिप्लोमेसी में आप कुछ गलत कदम करोगे तो बिल्कुल आपको एक अनडिसाइडेड फोर्स आएगा आपको सिखाने के लिए। जो आपने कोशिश करी थी कि आपके अंडर में ले लें, आपने पहले सबसे पहले श्रीलंका में शुरू किया कि जब हरबनटोटा पोर्ट पे चाइना आ गया तो आपने ले जाके अडानी जी को बोला सामने वाला पोर्ट आप ले लो। तो वहां से एक इंडिकेशन गया कि यू आर रनिंग बिहाइंड चाइना टू कंटेन इट। अब चाइना को कंटेन करने की कैपेसिटी तो यूएसए में नहीं, नोबडी इन द वर्ल्ड टुडे हैज इट, क्योंकि वो अपने आप को उसने इतना बड़ा एस्टैब्लिश कर लिया है। अब आपने जैसे टैरिफ की बात करी तो ट्रंप को ये शायद मिसनोमर था कि भाई इमीडिएटली पूरा दुनिया आ जाएगा और मेरे को हाथ पांव जोड़ेगा। वो हुआ नहीं। ऊपर से चाइना ने आपके रेयर अर्थ मटेरियल और रिसोर्सेज आपके सारे बंद कर दिए तो आपकी कंपनी हाथ पांव जोड़ के वहां चली गई। इकोनॉमिक्स कैन नॉट रन विथ पर्सनल पॉलिटिकल गेन्स एंड लॉसेस। आपने जैसे ही मागा की बात करी तो सबसे पहले रिएक्शन किसका आया? टेस्ला ने बोल दिया कि भाई मैं तो वहां से अपना प्रोडक्शन निकाल के नहीं आऊंगा, क्योंकि 75% ऑफ टेस्ला सप्लाई टू द वर्ल्ड इज मेड इन चाइना बिकॉज ऑफ चीप लेबर। और उसका पावर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स वगैरह जो है उसके पास है। फिर आपने वॉलमार्ट को बोला, वॉलमार्ट के लिए चाइना सेंटर पॉइंट था, वो 85% उसके एफएमसीजी के मटेरियल्स वहीं से बनके सप्लाई होते हैं। वॉलमार्ट ने आपको मना कर दिया। तो आपके जो बड़े इकोनॉमिक बैकबोन्स थे वो भी तो उन्होंने पहले ही घस के मना कर दिया। और फिर आपकी मार्केट को डूबता देखकर ब्लैक रॉक कंपनी जो पूरी दुनिया का फाइनेंस चला रही है, 18 ट्रिलियन की कंपनी है, ऐसा कोई कंट्री नहीं जिसमें उसका इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, वो इक्विटीज वगैरह सब मैनेज करता है। तो उसको वो फार साइड था, उसने आके इंडिया में अपना अड्डा जमा लिया। लॉजिस्टिक्स इज एन अपकमिंग बिजनेस इन इंडिया। 80 करोड़ आदमी का एलन मस्क को फायदा है क्योंकि 80 करोड़ यूजर वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है, इंडिया में इंटरनेट के और इसके, तो वो भी आ गया। लॉजिस्टिक पार्क्स में जो हमारा डेवलपमेंट देख रहा था तो ये ब्लैकस्टोन भी आ गया, उसने हीरानंदानी के साथ कर लिया अपना अरेंजमेंट। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल मार्केट जो दिख रहा है इसलिए वो आ रहा है, वो मागा मागा कर रहा है। और उसको भी पता है कि ये अभी नाव, ये पूरा एक जो हवा का फुगा गुब्बारा उसने भरा है वो कभी फट जाएगा, लेकिन वो फटने के पहले अपना काम पर्सनल करके चला जाएगा। वो अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन की पूरे वर्ल्ड में ट्रम्प टावर बनाएंगे, क्योंकि अमेरिका में अगर पैसा नहीं है तो आपका स्टेटस से कोई वैल्यू नहीं। आज आप बाइडेन के पास भी $100 बिलियन, $150 बिलियन है तो ही स्टेइंग देयर। बाकी आप कार्टर वगैरह का देख लो, वो बेचारे बिल्कुल उसी तरह से जी रहे हैं जैसे कॉमन मैन जी रहा है। तो ही नोज कि इसको अगर बिजनेस चलाना है तो बाद में प्रेसिडेंट नहीं होगा तो कोई दबेगा नहीं। तो ही इज नाउ गेटिंग एन इकोनॉमिकल एडवांटेज। जो उसका एटीट्यूड है और वो भी उसका अभी खुल गया है, तो आई थिंक अभी कोई इसको टैरिफ को सीरियसली लेगा नहीं। और वैसे भी अभी 2 साल के जो इसके इलेक्शंस काउंटीज के पूरे हुए उसमें मिड टर्म पोल तो आ ही रहा है, वहां से जैसे इसका दबदबा कम हो जाएगा तो और भी कंट्रीज रिटेलिएट करेंगे। सो एवरीबॉडी हैज टू वेट एंड वॉच फॉर एटलीस्ट 6-8 मंथ्स नाउ। सो इंडो पैसिफिक रीजन में जो मार्केट एक्सेस है, ग्लोबल साउथ लीडरशिप में हमने RCEP से एग्जिट कर दिया, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और वो सारा जो हमने गैप छोड़ा वो वियतनाम और जापान ने उसको कैप्चर कर लिया चाइना के साथ में। वियतनाम में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में फैक्ट्रियां लग गई और उनका एक्सपोर्ट भी चालू हो गया। तो मेरा पूछना है, क्या RCEP से जाना बाहर एक स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक थी हमारी? हमें RCEP में रह के अपने मार्केट एक्सेस को बढ़ाना चाहिए था, या इजरायली अमेरिका प्यार में हम RCEP को इग्नोर कर गए और ये एक बहुत बड़ी टैक्टिकल फेलियर हमारी फॉरेन पॉलिसी की रही? क्या ये करेक्ट होगा ये कहना? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा हमने इकोनॉमिकल एजेंडा के ऊपर रखा। हमने बोल दिया कि चाइना को लाल आंख दिखानी है क्योंकि कांग्रेस उससे दोस्ती कर रही थी, तो आपने वो बोल दिया, उसके बाद आप वापस नहीं जा पा रहे हो। तो आपके वहां से जितना भी प्रेशराइजेशन हुआ, आज भी आप डोकलाम की कहानियां बता रहे हैं कि हमारी 2 लाख एकड़ जमीन पे चाइना ने कब्जा कर लिया। वो उस एंगल को कोई नहीं देख रहा है कि ये सारा एपिसोड कब होता है, जब डोनाल्ड लू जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जिसको रेजिम चेंजर माना जाता है, वो श्रीलंका पहले आता है, फिर चुपचाप चेन्नई आता है और वहां से ये बांग्लादेश जाता है। बांग्लादेश में शेख हसीना का रात को स्टेटमेंट आता है कि 1 white man has come to me and is asking सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड डेस्परेट क्यों है अमेरिका? क्योंकि अब उसका अड्डा कहीं नहीं रहा। अफगानिस्तान ने निकाल दिया, वियतनाम ने निकाल दिया, श्रीलंका ने निकाल दिया, तो अभी भी वो डेस्परेट है कि चाइना को कंटेन करने के लिए उसको एक जगह चाहिए।
अब वो सेंट मार्टिन आइलैंड आपके लिए नहीं चाहिए था, उसको चाइना के लिए चाहिए था, तो ऑब्वियस है कि चाइना ने रिटेलिएट करा, आपने उस पर रिएक्शन ही नहीं दिया। शेख हसीना ने जब बोला कि वो आया और मैं नहीं मानूंगी तो मेरा रेजिम चेंज कर देगा, और वो हुआ, तो आपने उस वक्त शेख हसीना को एश्योरेंस देना था कि वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि आप तो अमेरिका प्रेम में थे। तो चाइना ने अपनी फायरिंग रेंज की मिसाइल्स वगैरह लाके वो 600 माइल पे आके बैठ गया कि कल अगर अमेरिकन वहां पे सेंट मार्टिन का कब्जा लेते हैं तो चाइना को अपना प्रोटेक्शन करना ही था। तो आप जियोपॉलिटिकल चेंजेस को भी अगर अपना पर्सनल पॉलिटिकल गेम्स में डाइवर्ट करोगे तो ये नतीजा होता है। चाइना ने 2 साल पहले इशारा किया था कि क्योंकि उनको ड्रग्स में, चाइना ड्रग्स बेच रहा है ऐसा करके वर्ल्ड में उसको बदनाम करने की अमेरिका कोशिश कर रहा था, ये एफर्टीन भेज रहे हैं। तो चाइना ने इनडायरेक्टली इशारा किया था कि 2 साल के बाद शायद हम लोग एपीआई इंडिया से ले रहे होंगे, इंडिया इतना बड़ा एपीआई का मार्केट हो जाएगा। आपने 6,777 करोड़ दे दिए एपीआई का आर&डी के लिए, हुआ क्या उसका? तो आपको एक मौका दिया था कि फार्मा का सेक्टर, जो अमेरिका भी बहुत बड़ा कंज्यूमर है, वो आपको मौका दे रहा था, आपने वो इशारा ही नहीं समझा क्योंकि यू डिड नॉट वांट। और फिर आप फ्रंट पे बोल रहे हो कि अमेरिका, हमने पेटीएम पे टैक्स लगा दिया, हमने ये कर दिया, हमने चाइनीज टिकटॉक वगैरह बंद कर दिया। आपकी कर्नाटक में जो पहली जो मेट्रो ट्रेन चल रही थी ड्राइवरलेस, वो आपसे 2 साल तक बन नहीं पाई, बाद में आपने वीजा कैंसिल कर दिया, वही इंजीनियरों को आपको वापस बुला के उसको स्टार्ट करवाना पड़ा। तो आप खुल के क्यों नहीं बोल देते हो कि भाई चाइना की जरूरत पूरी दुनिया को है, उसने अफ्रीका में डेवलपमेंट करके दिखाया, छोटे छोटे कंट्रीज को डेवलपमेंट करके दिखाया, तो हम लोग उसके आपस में बैठ के सुलह कर लेंगे। लेकिन आप उसके दुश्मन हो और हम आप उसको सबक सिखाओगे, लाल आंख दिखाओगे, ये आपके खिलाफ इतना गया कि उस वक्त जब सैंक्शन लगने के बाद अमेरिका, जो भी अमेरिकन कंपनीज निकली चाइना से, वो सारी वियतनाम चली गई, हांगकांग चली गई, ताइवान चली गई, लेकिन आपके पास नहीं आई। और आपके पास नहीं आई क्योंकि आपने टैक्स टेररिज्म खड़ा करके रखा हुआ था इंडिया में। आपने किया कंपनी को 2012 में पेनल्टी ठोक दी, आपने फॉक्सवैगन को पेनल्टी ठोक दी, आपने पुरानी कंपनियों को, ग्रो जो सबसे बड़ा इसमें एनएससी में जो प्लेयर था, ग्रो कंपनी जब इंडिया में आ रही है तो उसका 1280 करोड़ का उसने फायदा दिखाया था, तो आपने उसमें 12 करोड़ वन टाइम डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने के लिए आपने उससे 1200 करोड़ मांग ली। तो क्या वो पूरा प्रॉफिट घुमा के आपके यहाँ मार्केट के लिए आएगा? तो आपका जो ये इमेच्योर डिसीजन, पॉलिसी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करा कि भाई वहां से इंडस्ट्रीज इनकलकेट होके इंडिया में आए कि चलो यहाँ बड़ा अच्छा माहौल है धंधा करने का। वो नहीं होने से हमने बहुत नुकसान भुगता है। अभी भी अगर देर आए दुरुस्त आए, हमको अक्ल आती है और अभी हम ब्रिक्स की तरफ लोड होकर दूसरी मार्केट कैप्चर करना शुरू करेंगे। अफ्रीका इज ए वेरी बिग पोटेंशियल, अभी तक हमने उस डायरेक्शन में भी कोई मेहनत नहीं करी। तो दिस डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट्स एटीट्यूड और उनका कितना विजन है। हम लोग अगर लोकल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने में, अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे हम ध्यान ही नहीं देंगे, तो द बिगेस्ट लॉस विल बी टू द इंडिया। जी। एक इकोनॉमिक्स के अनुसार $60 बिलियन का जीडीपी का नुकसान हुआ आरसीईपी से बाहर होके, क्योंकि एक्सेस टू चीप मार्केट्स, इंपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता था। जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 1.5 से 2% गिर गया, वो रिकवर हो सकता था। आपने ब्रिक्स की बात की। ब्रिक्स एक इंक्रीजिंगली पावरफुल इकोनॉमिक ग्रुप है और अमेरिकन डॉलर हेगमनी को चैलेंज करता है। पर ब्रिक्स में होना और आरसीईपी में ना होना एक तरीके से मोदी के एडवाइजर्स के लिए गुगली है कि आप आरसीईपी से बाहर हो गए, चाइना को उतना दुश्मन बना लिया, और उसके बाद ब्रिक्स की आप प्रेसिडेंसी मांग रहे हैं। आने वाले समय में क्या वो प्रेसिडेंसी इनको मिलेगी 2026 में? चाइना तो उसको अपोज करेगा। और एससीओ में जाके एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने माफीनामा मांगा पाकिस्तान से। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस तरीके के परिदृश्य को पैदा कर रही हैं कि मोदी सरकार का आगे पॉलिसी में, इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में काम करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा होता नजर आ रहा है। और टैरिफ वॉर में ट्रंप ने ये कमजोरी मोदी जी की पकड़ ली है। जिसको कहते हैं ना कि किसी की कमजोर नब्ज पकड़ लो तो उसको दबाना और आसान हो जाता है। गिरीश जोशी जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।